हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? केमिस्ट्री वाले सर, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का तीसरा पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। पहले दोनों पार्ट हो सकता है आपने ध्यान से देखे हो। नाउ बॉन्डिंग इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, सिर्फ एनसीईआरटी का डिस्कशन है। बॉन्डिंग इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर बॉन्डिंग के बारे में बात कर रहे हैं। वर्नर वाज द फर्स्ट टू डिस्क्राइब द बॉन्डिंग फीचर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो हमारे भाई साहब थे वर्नर, जिसने पहली बार बॉन्डिंग के बारे में बताया इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इसीलिए हम वर्नर को फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी बोलते हैं। बट दिस थ्योरी कुड नॉट आंसर बेसिक क्वेश्चंस लाइक, कुछ बातों का जवाब ये भाई साहब दे नहीं पा रहे। नो एक्सप्लेनेशन अबाउट नंबर 1, why only certain element possess the remarkable property of forming coordination compounds। ये कि सिर्फ कुछ मेटल्स ही कोऑर्डिनेट कंपाउंड क्यों बनाते हैं। फ्यू एलिमेंट्स कैन फॉर्म, एक बार मैं कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज कर रहा हूं, कॉम्प्लेक्सेस। वाई, इस बात का जवाब हमारे वर्नर सर के पास नहीं है। दूसरी बात, वाई द बॉन्ड्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैव डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। भाई साहब सीधा आंसर है कोवलेंट है। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी क्यों है, डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज बॉन्ड में क्यों है, इस बात का कोई जवाब वर्नर थ्योरी के पास नहीं है। तीसरी बात, वाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैव कैरेक्टरिस्टिक मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। इनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्यों है, इनमें ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज क्यों है, इस बात का भी कोई जवाब हमारे वर्नर थ्योरी में प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी में नहीं है। तो अगर कुछ एलिमेंट से रिस्पॉन्सिबल है, डायरेक्शनल नेचर है, इन बातों को अगर हम प्रूव करना चाहते हैं तो हमें वर्नर थ्योरी से आगे सोचना पड़ेगा। और वर्नर थ्योरी से आगे हमारे पास थ्योरी कौन कौन सी है वो आपको बताने जा रहे हैं। वीबीटी है, सीएफटी है, एलएफटी है। तो लिखा गया, मेनी अप्रोचेस हैव बीन पुट फोर्थ टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ बॉन्डिंग। नेचर ऑफ बॉन्डिंग को समझाने के लिए ढेरों टाइप की थ्योरीज फेमस हुई। उस ढेरों टाइप की थ्योरीज में जो डिस्कशन है, मेनी अप्रोचेस हैव बीन पुट फोर्थ टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल, पहली थ्योरी आपके पास है वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं, बस उससे अलग है, हेडिंग सेम है। सीएफटी, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी। तीसरी थ्योरी आपके पास, इसका नाम है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इसको तो आप जानते ही हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। देन आपके पास एलएफटी, लिगेंड फील्ड थ्योरी। फिर आपके पास फोर्थ नंबर पे है एमओटी, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो आपने नाम सुना हुआ है केमिकल बॉन्डिंग में। तो वीबीटी एमओटी दो नाम तो हो ही गए। एफटी एफटी सेम है, एक सीएफटी है, दूसरी एलएफटी है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, लिगेंड फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, लिगेंड फील्ड थ्योरी। वी शैल फोकस और ओरिएंटेशन और अटेंशन ऑन एलिमेंट्री ट्रीटमेंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ वीबीटी एंड सीएफटी। हमें इन दोनों के बारे में बात करनी है, हमें इन दोनों के बारे में बात करनी है। हमें एलएफटी और एमओटी के बारे में नहीं पढ़ना है। वी शैल फोकस आवर अटेंशन ऑन एलिमेंट्री ट्रीटमेंट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ सीएफटी एंड वीबीटी टू द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सो मोटी मोटी बात जो मेरी समझ में आई है आधे पौने मिनट में, नंबर 1, सिर्फ कुछ मेटल्स ही ये हरकतें क्यों कर रहे हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की। डायरेक्शनल नेचर क्यों है बॉन्ड का, क्योंकि वो तो वैसे कोवलेंट है, और है तो कोऑर्डिनेट, लेकिन बनने के बाद वो कोवलेंट ही होता है। तीसरी बात, ऑप्टिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्यों आ रही हैं। तो इन सब बातों का जवाब ढूंढने के लिए हमें कुछ थ्योरीज में एंटर करना है। उनमें से वीबीटी और सीएफटी हमारी
थ्योरी का पार्ट है, वीबीटी एंड सीएफटी हमारी थ्योरी का पार्ट है। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं जी। वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द मेटल एटम और आयन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिगेंड, या सीएम लिखा गया, सेंट्रल मेटल एटम और आयन, यहां उसको लिगेंड की अप्रोच दी गई, जैसा लिखा गया सिंपली वैसे वैसे उतारते रहते हैं, बाहर नहीं जा रहे एनसीईआरटी से। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द मेटल एटम और आयन under the influence of ligands can cause its n-1d nsnp or nsnp-nd orbital for hybridization to yield a set of equivalent orbital of definite geometry such as octahedral। तो आपको थोड़ा सा सुनने में लगा होगा क्या क्या बोल गया ये। इन ऑर्बिटल्स को और ns np nd ऑर्बिटल्स को अगर आपने हाइब्रिडेशन पढ़ा हो तो मैंने आपको बताया था, तभी ये बात आपको समझ में आ सकती है। ये जो NSNP है और n-1d है, इनकी एनर्जी नियरली सेम है, इनकी भी एनर्जी नियरली सेम है। अगर किसी को हाइब्रिडेशन करवाना हो तो नियरली सेम एनर्जीज के ऑर्बिटल्स को ही मिक्सिंग में पार्टिसिपेट, हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करवाना होता है। तो n-1d NSNP और NSNP-ND ऑर्बिटल्स फॉर द हाइब्रिडेशन टू यील्ड सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल। अब इनकी आपस में मिक्सिंग होएगी, उससे क्या होएगा, टू यील्ड अ सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स। नाम क्या होएगा, n-1d से मिलकर d2sp3 और sp-d को मिलकर sp3d2। तो d2sp3 n-1d का यूज हुआ है और nsnp-nd में d n और p का शेल सेम है। ठीक है जी, टू यील्ड अ सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल। अब 6 ऑर्बिटल बने, 6 के 6 का नाम, जो 6 ऑर्बिटल बने उन सबका नाम sp3d2 या d2sp3 है। बोलते इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स ऑफ डेफिनेट ज्योमेट्री। यहां फिलहाल कौन सी ज्योमेट्री आप देख पा रहे हो, ओक्टाहेड्रल। यहां कौन सी ज्योमेट्री देख पा रहे हो, ओक्टाहेड्रल। एंड सच एज ऑक्टाहेड्रल एग्जांपल दिया, टेट्राहेड्रल भी बन सकता है, मैं आपको बताऊंगा, 1s3p से बन सकता है, या फिर स्क्वायर प्लेनर वो dsp2 से बन सकता है। पीछे भी मैं आपको जब टर्म्स बता रहा था कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रोन, तो वहां भी ये डिस्कशन हमारा हुआ। दीज हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आर अलाउड टू ओवरलैप विद लिगेंड। जो ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है फिर ये अलाउ करते हैं किसको, लिगेंड के साथ ओवरलैपिंग को। सबसे पहले हमने CMI सेंट्रल मेटल एटम और आयन का लिगेंड ने अप्रोच किया, तो n-1d NSNP या NSNP-ND इन सबकी मिक्सिंग होकर d2sp3 sp3d2 या sp3 या dsp2 मिक्सिंग हुई। उसके बाद एक पर्टिकुलर शेप यहां बना एंड देन आफ्टर हमें दीज हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आर अलाउ। जो ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है ये अलाउ करते हैं किसको, ओवरलैपिंग विद लिगेंड। तो यहां पहले ओवरलैपिंग शुरू होएगी किसके साथ, विद लिगेंड, और कंप्लीट कंपाउंड हमारे सामने बनकर आ जाएगा। दैट कैन डोनेट। लिगेंड क्या करता है, आपको पहले भी बताया था, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर है, और CMI कौन है जी, लोन पेयर एक्सेप्टर है। तो CMI है वो लुइस एसिड है, और जो आपका लिगेंड है वो लुइस बेस है। ठीक होगी बात। दिस इज इलिस्ट्रेटेड बाय द फॉलोइंग एग्जांपल्स। जैसे कि मुझे एग्जांपल्स के अंदर क्या समझाया हुआ है, मान लीजिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ठीक हो गया। यहां जो हाइब्रिड स्टेट है वो sp3, और अगली बार फिर 4 कोऑर्डिनेशन नंबर होने पर dsp2। तो 2 टाइप की बातें हो सकती हैं। अब जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इन स्पेस, तो कुल मिलाकर सीधी सीधी बात ज्योमेट्री पूछ रहा है, तो यहां जो ज्योमेट्री आएगी वो टेट्राहेड्रल आएगी, और यहां जो ज्योमेट्री आएगी वो स्क्वायर प्लेनर आएगी। ठीक है जी, तो कुल मिलाकर डिस्ट्रीब्यूशन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होने पर 2 तरीके से हो सकता है। फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 6 है। 5 होने पर sp3d
जिससे ट्रायगोनल, बाय पिरामिडल, बाय पिरामिडल स्ट्रक्चर बनेगा, जैसे कि PCl5 होता है। 6 में एक तो sp3d2 हो सकता है, एक d2sp3 हो सकता है। दोनों का ओरिएंटेशन इन द 3D ओक्टाहेड्रल होने वाला है, ओक्टाहेड्रल होने वाला है। तो ये एनसीईआरटी में 4-4, 6-6 और 5 ये इंफॉर्मेशन दी है। 4-4 वाला टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर, 6-6 वाला है तो ऑक्टाहेड्रल, लेकिन टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन sp3d2 या d2sp3 होएगा, और जो 5 वाला है वो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल बनेगा, जैसा कि हम केमिकल बॉन्डिंग में भी सीखते हैं। अब हमें जो अगली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रही है एनसीईआरटी वो क्या है? इट इज यूजुअली पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द नॉलेज ऑफ इट्स मैग्नेटिक बिहेवियर। सबसे खास बात है, देखो वीबीटी में प्रॉब्लम क्या है, ना तो वो लीगेंड की स्ट्रेंथ के बारे में कुछ लिख रहा है, ना तो वो लीगेंड की स्ट्रेंथ के बारे में कुछ लिख रहा है, ना वो हमें बता रहा है कि स्प्लिटिंग वगैरह भी कुछ हो रही है। तो ना तो लीगेंड की स्ट्रेंथ है ना स्प्लिटिंग है, तो क्या करें? तो यहां मुझे प्रैक्टिकल होना पड़ेगा थोड़ा सा। जो वीबीटी है वो प्रैक्टिकल फिनोमिनन पे बेस्ड कहानी हुई। उन्होंने कहा या तो मुझे इंफॉर्मेशन अबाउट द मैग्नेटिक बिहेवियर हो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेसिस पे मुझे को उसका मैग्नेटिज्म पता चल जाए, वहां से मैं अनपेड इलेक्ट्रॉन पता कर लूंगा। आपने फॉर्मूला सीखा हुआ है, म्यू इज इक्वल टू n+2। इससे हमें अनपेड इलेक्ट्रॉन पता चल जाएंगे, और अनपेड इलेक्ट्रॉन पता चले ये तो प्रैक्टिकली चेक हो जाएगा। जब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी म्यू चेक हो गई तो एन हमें पता चल गया। एन अनपेड से हम ये पता लगा लेंगे कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट के पास, एटम के पास, आयन के पास कितने यूपी है, तो थोड़ा चांस वहां से बन सकता है। नॉलेज ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर अगर आपके पास है, देन वी कैन प्रेडिक्ट अबाउट द ज्योमेट्री। प्रैक्टिकल होना पड़ेगा इन द डायमैग्नेटिक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। लो जी, अब सीधे सीधे बात, कोई स्प्लिटिंग नहीं जो कि सीएफटी का पार्ट है, कोई लीगेंड की स्ट्रेंथ नहीं। सीधे सीधे एग्जांपल क्या कह रहे हैं भाई साहब? CO अमोनिया होल 6 एंड +3, ये डायामैग्नेटिक नेचर का है। और शायद आप स्मार्ट है, डायमैग्नेटिक जानते हैं। ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं जी? पेयर्ड हैं। इन द डायमैग्नेटिक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स द कोबाल्ट आयन इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें तो कोई भी लड़ाई झगड़ा है ही नहीं, तो मैं बच्चों को पहले बोलता हूं कि राइट द CMI। आपने CMI लिखा, कोबाल्ट पे +3, ठीक होगी बात। देन आफ्टर द कोबाल्ट आयन इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड हैज द इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन, वो हमारा काम है। आयरन कोबाल्ट 27 नंबर पे आ रहा है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन 3d7 4s2 होना चाहिए। कोबाल्ट का है, कोबाल्ट +3 का, 2 इलेक्ट्रॉन ये निकाल दो, एक वहां से निकाल दो, 3d6 4s0 हो गया। यहां तक की बात समझ में आ रही होगी। द कोबाल्ट आयन इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड हैज द इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन 3d6। ज्यादा एनसीईआरटी लिख रही है, मैं साफ लिखता जा रहा हूं। द हाइब्रिडेशन स्कीम इज एज शोन इन द डायग्राम। तो हुआ क्या, उन भाई साहब ने कोबाल्ट +3 को सबसे पहले उसके ऑर्बिटल्स के साथ शो किया, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक होगी बात। आगे S खाली पड़े हुए, ये 4s है, P खाली पड़े हुए, ये 3d है, ठीक होगी बात। नाउ ऑर्बिटल ऑफ कोबाल्ट +3 ऐसे शो किया हुआ है। d2sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ कोबाल्ट +3, कोई इसने इधर उधर की बात नहीं की। बस मैं आपको बता दूं, जब मैं आपको CFT पढ़ा रहा हूंगा तो वह CFT में अब रेड पेन का यूज करना पड़ेगा मुझे। जब मैं आपको CFT पढ़ा रहा हूंगा तो मैं आपको बताऊंगा ये भाई साहब एक स्ट्रॉन्ग लीगेंड में कैटेगराइज होते हैं, वीबीटी में तो एटलीस्ट होते ही होते हैं। ये स्ट्रॉन्ग लीगेंड की तरह से क्या होंगे, कैटेगराइज्ड होंगे। और यहां मैं एक वर्ड इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, रिवर्स पेयरिंग। रिवर्स पेयरिंग, रिवर्स पेयरिंग से हुआ क्या, स्ट्रॉन्ग लीगेंड ने 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स को रिवर्स पेयर कर दिया। रिवर्स पेयरिंग, रिवर्स पेयरिंग। तो आपके पास 4s, आपके पास 4p। तो अब जो आपके पास अवेलेबल है n-1 के 2d, n-1d के 2, एक s का 3p के,
अगर अमोनिया इनके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, और आपने केमिकल बॉन्डिंग सीखा हुआ है, इफ यू वांट टू मेक द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अगर आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना चाहते हैं, इफ यू वांट टू मेक द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अगर आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना चाहते हैं, तो एक डोनर के पास लोन पेयर होना चाहिए, और दूसरा जो एक्सेप्टर है उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए। तो सीएमआई के पास एम्प्टी ऑर्बिटल, वैसे भी इसको लुईस एसिड बोलते रहे, और लिगेंड अमोनिया इसके पास लोन पे डोनेट करने के लिए है। तो कुल मिलाकर एनसीईआरटी बोलती है सीओ अमोनिया होल 6+3 में हम हाइब्रिड स्टेट D2sp3 करके आए। क्यों करके आए मैंने आपको बताया, क्योंकि निचले वाले एम्प्टी ऑर्बिटल हमें मिल गए फॉर द पेयरिंग, फॉर द डोनेशन ऑफ लोन पेयर टू द सेंट्रल एटम। तो सीओ अमोनिया होल 6+3 इनर ऑर्बिटल और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। लो जी, बहुत अच्छे वर्ड। फिर मैं इसको रेड पेन से लिख दूं, जब n-1d ऑर्बिटल का यूज हो, आर यूज्ड, तो उसको हम बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। उसको हम बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्योंकि n-1d यूज हुआ है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। एक बात और लिखी उसने, लो स्पिन, स्पिन आर लो, सारे के सारे तो पेयर्ड हुए पड़े, D6 के सारे इलेक्ट्रॉन्स तो पेयर्ड हुए पड़े, तो आप इसको बोल देते हो स्पिन्स आर लो, स्पिन्स कम है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी इसको हमने नाम दिया है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी हमने इसको नाम दिया है। अब फिर लाइन भर रहा है एनसीईआरटी, 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 1 फ्रॉम ईच अमोनिया, 6 पेयर्स ऑफ द लोन पेयर्स, 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स from each ammonia molecule occupy the 6 hybrid orbitals। इन 6 में एक एक करके ऑक्यूपाई हो गया। Thus the complex is octahedral geometry। वो तो भाई सीधी सी बात है, 6 देखो, ऑक्टाहेड्रल तो बोलना ही होता है। अब ऑक्टाहेड्रल कौन सा वाला है, इज इट sp3d2 और d2sp3, इसकी लड़ाई लड़नी है हम लोगों ने। Thus the complex is octahedral geometry and is diamagnetic। क्यों, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो गए। डायमैग्नेटिज्म मीन ऑल इलेक्ट्रॉन शुड बी पेयर्ड। वैसे एक सॉलिड चैप्टर का भी प्रॉपर्टीज का वीडियो आने वाला है, उसमें डायमैग्नेटिक का मतलब ऑल पेयर्ड, और पैरा का मतलब जहां कम से कम एक अनपेयर्ड हो और वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हो जाए। सिंस द, अगली लाइन क्या थी, बिकॉज द एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, सिंस द इनर डी ऑर्बिटल इज यूज्ड इन द हाइब्रिडेशन, द कॉम्प्लेक्स CO अमोनिया होल 6+3 इज कॉल्ड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, लिखा जा चुका है। और लो स्पिन और स्पिन पेयर्ड, मैक्सिमम स्पिन कैसे हैं, पेयर्ड है, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन, स्पिन कम है, स्पिन पेयर सारे पेयर्ड हुए पड़े, क्लियर ना। तो कुल मिलाकर हमने 2-3 नाम रखे हैं, इसको बार बार यूज कीजिएगा। D2sp3 अगर हाइब्रिडेशन हो, D2sp3 अगर हाइब्रिडेशन हो, D2sp3 अगर आपके पास हाइब्रिडेशन हुआ तो स्पिन्स का नंबर लो हो गया, मैक्सिमम स्पिन पेयर्ड हो गए, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं आप उसको। D2sp3 स्पिन मैक्सिमम पेयर्ड हो गए, स्पिन्स का नंबर कम हो गया, और इनर ऑर्बिटल आपने यूज कर लिया है। थोड़ा फोकस करके 3-4 बार इसको बोलना, तो आगे का लिए हमारा काम आसान हो जाएगा। अब उसने क्या किया, पैरामैग्नेटिक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, अब वो गेम बदल रहा है COF6-3 में। फिर आपको बता दूं कि जितने भी मेरे पास हैलाइड्स हैं, अगर थोड़ा सा आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ चुके हो, इनऑर्गेनिक पढ़ चुके हो, फिजिकल पढ़ चुके हो, आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ चुके हो, तो आपको लुईस एसिड बेस थ्योरी में पता होगा कि हमारे पास HF, HCl, HBr, HI, इनसे बनने वाले जो हैलाइड है वो वीक बेस की कैटेगरी में आ रहे हैं। तो फ्लोराइड एक वीक लीगेंड, और हर हैलाइड ही वीक लीगेंड है, हर हैलाइड ही वीक लीगेंड है, ठीक है जी। वही 3D6 हुआ, 4S 0 हुआ, 4P 0 हुआ, लेकिन एक पंगा हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ लीगेंड वीक है, स्ट्रेंथ ऑफ लीगेंड वीक है, इसलिए मैं रिवर्स पेयरिंग
नहीं करवाने वाला, तो रिवर्स पेयरिंग नहीं करवा रहा, रिवर्स पेयरिंग नहीं हो पा रही। अगर रिवर्स पेयरिंग नहीं हो पा रही तो फिर जो हमारे फ्लोराइड को जगह मिलेगी, फिर जो हमारे फ्लोराइड को जगह मिलेगी वो इनर ऑर्बिटल से मिलने वाली नहीं है। फिर जो हमारे फ्लोराइड को जगह मिलनी है वो इनर ऑर्बिटल से मिलने वाली नहीं है, क्योंकि इन ऑर्बिटल्स के अंदर अभी भी मेरे पास 4 यूपी पड़े हुए, ये खाली है, ये खाली है और पूरा डी फर्दर खाली पड़ा हुआ है। तो एक आपका फ्लोराइड यहां, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, तो इसीलिए ये भाई साहब पैरामैग्नेटिक भी हो गए, अनपेड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से कलर्ड भी हो गए, ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी हो गए, ये स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स भी हो गए, ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी हो गए। और हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 बोलोगे, शेप वही है ऑक्टाहेड्रल। वर्डिंग क्या है? द पैरामैग्नेटिक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स CuF6-3 जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, द पैरामैग्नेटिक ऑक्टाहेड्रल uses outer orbital 4d in hybridization sp3d2. It is thus called outer orbital high spin, ठीक है जी, और स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्सेस, स्पिन्स आर मैक्सिमम फ्री, और कोबाल्ट +3 दिखाया गया, फिर sp3d2 के लिए दिखाया गया, फिर उसने 6 पेयर इलेक्ट्रॉन के इनको सबको डोनेट करके एक sp3d2 हाइब्रिडेशन दिखा दिया है, sp3d2 हाइब्रिडेशन दिखा दिया है। और इसमें जो एग्जांपल अगला वो उठा रहा है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रहा है। तो इतनी बात अगर आपको समझ में आती हो तो अब हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर NiCl4 के बारे में बात करेंगे, देन फिर एक नया बताएगा NiCN4, देन NiCO4, ठीक है जी। ये 4 आईटी के हमेशा से फेवरेट, पीएमटी वालों के भी और जेईई मेंस वालों के भी, ये 4 कंपाउंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फेवरेट हो चुके हैं, तो बोर्ड पे इनके बारे में मैं लिखने वाला हूं। ये तीनों के तीनों स्टार हैं, अनमोल रतन है इस चैप्टर के ना, जिसमें हमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। निकल यहां आपके पास +2 है, पहली बात, 3d8 है, दूसरी बात, 4s0 तीसरी बात, यहां फिर निकल +2 है, 3d8 4s0 बिल्कुल ठीक है जी। यहां देखा जाए तो निकल 0 है, 3d8 है और 4s2 है, पहली बात। फिर क्लोराइड, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, क्लोराइड एक अच्छा बेस नहीं है, अच्छे एसिड का स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, उसका जो कॉन्जुगेट बेस होएगा वो एक वीक बेस या लीगेंड होएगा। साइनाइड एक वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है, दैट्स वाई ये स्ट्रॉन्ग लीगेंड है। और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, सिनर्जिक बॉन्ड बनाने की वजह से ये भाई साहब बड़े दमदार लीगेंड है, वेरी स्ट्रॉन्ग लीगेंड है, वेरी स्ट्रॉन्ग लीगेंड है, ठीक होगी बात। अब अगर बात को आगे बढ़ाएं तो आप एक एक बात को ढंग से सीख जाएंगे। सबसे पहली बात, जो 3d8 है, 4s0 है, तो क्लोराइड में इतनी ताकत नहीं है, क्लोराइड में इतनी औकात नहीं है, क्लोराइड में इतनी ताकत नहीं है कि वो 3d इलेक्ट्रॉन्स को, 3d8 इलेक्ट्रॉन्स की रिवर्स पेयरिंग करवा पाए। तो मेरे पास 4s0 4p0 अवेलेबल है, क्लोराइड अपना लोन पेयर इन 4s 4p के 3 ऑर्बिटल्स को, 4s का एक, 4p के 3 ऑर्बिटल्स को डोनेट करके sp3 टेट्राहेड्रल शेप बनाता है। आगे बढ़े, साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग लीगेंड है, ये रिवर्स पेयरिंग करके, मैं फिर आपको बता दूं, रिवर्स पेयरिंग मैं आपको अपनी तरफ से एक टर्म बता रहा हूं, जबकि एनसीईआरटी सीधा इनके मैग्नेटिक मोमेंट निकालती है,
जैसे कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट 2 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आया, सेंट्रल सेम है, +2 सेम है। यहां जो मैग्नेटिक मोमेंट आया वो 0 आया। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग लीगेंड ने रिवर्स पेयरिंग, तो ये पहले क्या करता है, पहले क्या करता है, पहले क्या करता है जी, पहले ये मैग्नेटिक मोमेंट निकालता है वीबीटी वाला, देन आफ्टर देखता है यूपी कितने, या यूपी 2 है, अनपेड 2 है, तो उससे मैग्नेटिक मोमेंट निकलता है, मैग्नेटिक मोमेंट से यूपी निकलते हैं, रिवर्स कुछ भी सीख ले आप, कुल मिलाकर मैग्नेटिक मोमेंट निकाल के ही आगे हरकत करता है। ये खाली पड़ा था, ये खाली पड़ा था। आपके पास साइनाइड कितने हैं? 4 हैं जी। तो एक N-1 डी यूज हुआ, एक S यूज हुआ, आगे आपके पास 2 P। सर ये खाली है, होने दो, खाली तो आगे इनफाइनाइट पड़े हुए। तो N-1 डी का 1, S का 1, P के 2 ऑर्बिटल यूज होकर ये D2sp DsP2 हाइब्रिड स्टेट बना रहा है, और स्क्वायर प्लेनर है। उसके अंदर PM और कलर होएगा, इसके अंदर DM, और ये कलर लेस होएगा। तो दोनों के दोनों अनमोल रत्न ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अनमोल रत्न है ये। NiCl(4-2), NiCN(4-2). अगर मैं इसकी बात करूं जो कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो सेम कहानियां हुई, लेकिन जो 4s के इलेक्ट्रॉन थे वो भी रिवर्स पेयरिंग में चले गए। नाउ यू हैव 1s3p ऑर्बिटल्स, नाउ यू हैव 1s3p ऑर्बिटल्स। दैट्स व्हाई जो कार्बोनिल है वो इन 4 ऑर्बिटल्स को यूज करके जो हाइब्रिड स्टेट बनवाएगा, 1s3p sp3 बनवाएगा। क्यों? क्योंकि निकल 0 था, तो यहां 3d8 4s2 पड़े हुए थे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड ने रिवर्स पेयरिंग करवा दी। कार्बन मोनोऑक्साइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये वीबीटी को नहीं पता, इसीलिए अगर मैं ये थोड़ा सा टच नहीं डालूंगा वीबीटी में सीएफटी वाला, तो फिर हम क्वेश्चन को प्रॉपरली सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो चेक करें भाई क्या लिख रहा है ये। इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, एक एक बात को ध्यान से सुनते रहिएगा। 1s3p ऑर्बिटल्स आर हाइब्रिडाइज्ड टू फॉर्म 4 इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स ओरिएंटेड टेट्राहेड्रली। पहला ही देखते हैं, अब ध्यान से, ध्यान हटाओगे तो फिर वीडियो मत देखो। ध्यान रखना है, समझना है तो वीडियो जरूर देखो। दिस इज इलस्ट्रेटेड बिलो फॉर द NiCl(4-2). पहला अनमोल रत्न ये है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। Here nickel is in the +2 oxidation state and the ion has the electron configuration 3d8. The hybridization scheme is as shown in the diagram. तो डायग्राम बना हुआ मैंने बना दिया। निकल +2 को सबसे पहले शो किया उसने 3d8 के साथ, 4s 0 पड़ा, 4p 0 पड़ा। फिर उसने कहा जी, कहा कुछ नहीं, मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं कि क्लोराइड एक ऐसा आयन है जो कि वीक लिगेंड है। तो उसने बस 1s और 3p की मिक्सिंग कराकर एक नया जो हमारे सामने अरेंजमेंट बता दिया है, वो है 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनना। फिर इसमें आकर 4 क्लोराइड सेट हो जाएंगे। फॉर ईच क्लोराइड आयन डोनेट्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द कंपाउंड इज pm, लिखा जा चुका है pm में। सिंस इट कंटेन 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है। सिमिलरली NiCO4 हैज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बट इज डायमैग्नेटिक। भाई साहब ये डायमैग्नेटिक क्यों है? क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन पेड हो गए। क्यों हो गए बताते हैं जी। 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है निकल की, हाँ है। नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल है। अब इसमें समझना क्या था, मैंने आपको बता दिया कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक अच्छा खासा मेरे पास लीगेंड है, तो ये हरकत हो रही है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, इस चैप्टर के 3 अनमोल रत्न है, NiCN(4-2), NiCN(4-2) एंड देन NiCO4। इन द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बीच वाला, द हाइब्रिडेशन इन्वॉल्व्ड is DsP2. An example, NiCN(4-2). Here nickel is in the +2 oxidation state and has the electron configuration 3d8. The hybridization scheme is shown as in the diagram. निकल +2 के पहले 8 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, फिर उसके बाद रिवर्स पेयरिंग करवा दी उसने। रिवर्स पेयरिंग करवाने के बाद ये वाला जो खाली बचा इसके साथ और अगले डी के साथ मर्ज कर दिया उसने, और एक नया हाइब्रिडेशन निकल कर आया DsP2। वहां 4 साइनाइड ने आकर अपना बॉन्ड बना लिया है। लेकिन फिर कह रहा हूं कि इसमें सारी की सारी डेटा एनालिसिस हुआ ऑन द बिहाफ ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। ईच ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रिसीव अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द साइनाइड हुआ।
द कंपाउंड इज डायमैग्नेटिक क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो चुके हैं. एज एविडेंट फ्रॉम द एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल डू नॉट एक्चुअली एग्जिस्ट. ये हमें पोलिंग ने बोला था केमिकल बॉन्डिंग में कि हाइब्रिडेशन एक हाइपोथेटिकल आइडिया है. इनफैक्ट हाइब्रिडेशन इज मैथमेटिकली मैनिपुलेशन ऑफ वेव फंक्शन फॉर द एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व्ड. तो हाइब्रिडेशन एक मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है ऑफ द वेव इक्वेशन फॉर द एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व्ड. ठीक है जी. फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैन बी मेजर्ड बाय द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एक्सपेरिमेंट्स. हाँ ठीक है, इसमें कुछ बार बार बोल भी नहीं सकता. इफ यू वांट टू मेजर द मैग्नेटिक मोमेंट तो मैग्नेटिक ससेप्टिबल एक्सपेरिमेंट्स करो. द रिजल्ट्स कैन बी यूज्ड टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. अगर आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट, जो मैंने इसकी इलेक्ट्रिक बना रखी है वो मैं आपको बता देता हूं. ये 3 अनमोल रतन अब मिटने जा रहे हैं और इन तीनों अनमोल रतन को आप जितनी बार समझ लें, यूपी, कलर, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, कौन सा डी ऑर्बिटल यूज हो रहा है, ये सब तो आपके लिए हाईली बेनिफिशियल होगा. Magnetic properties of coordination compound. The magnetic moment of coordination compound can be measured by the magnetic susceptibility experiments. The results can be used to obtain information about the number of unpaired electron and hence structure adopted by the metal complex. मैं आपको शुरू से बोलता आ रहा हूं कि जो VBT है, जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, वो हमेशा एक ही बात करती है कि पहले वो मैग्नेटिक मोमेंट निकालती है, देन आफ्टर क्या उसके शेप स्ट्रक्चर के बारे में बात करती है. अ क्रिटिकल स्टडी ऑफ मैग्नेटिक डेटा ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ द मेटल ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज रिवील सम कॉम्प्लिकेशंस. जैसे कि मैं अब आपको बोलने जा रहा हूं 3D सीरीज के जो मेंबर्स हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम से लेकर जिंक तक, जैसा कि एनसीईआरटी में प्रोवाइड करवा रही है, वो क्या है पढ़ते हैं जी अभी हम. तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हमारा डिस्कशन वीबीटी पे कंटिन्यू है. अब देखो समझने की बात पता क्या है. मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हेडिंग है हमारे पास. ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. क्या लिखा है इसके अंदर? थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वर्डिंग है लेकिन इसको मैं आसान बनाता हूं. द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैन बी मेजर्ड बाय द मैग्नेटिक ससेप्टेबल एक्सपेरिमेंट. ठीक होगी बात, पहले भी मैंने आपसे बात की. द रिजल्ट्स कैन बी यूज्ड टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. ठीक हो गया बात. अगर किसी का म्यू हमें पता है तो उससे हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पता लगा सकते हैं. ये बोहर मैग्नेट्रॉन सॉलिड चैप्टर का जब एंड कर रहे होते हैं ना, जिसका एक अलग सी वीडियो बनने जा रहा है, तो वहां से हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता कर सकते हैं. ये लिखा हुआ है, टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड हेंस स्ट्रक्चर्स अडॉप्टेड बाय मेटल कॉम्प्लेक्सेस. जैसे कि पीछे निकल के 2 एग्जांपल थे. एक जगह साइनाइड था और दूसरी जगह आपके पास कौन था जी? कार्बोनिल था, क्लोराइड था. तो क्लोराइड के केस में ये sp3, क्लोराइड के केस में हमारे पास नहीं पीछे जाने की वजह से sp3 और साइनाइड में dsp2 हो गया था और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में फर्क पड़ा था, ये आपको पता ही है. A critical study by the magnetic data of coordination compounds metal of first transition series reveals some complications for metal ions which up to 3 electrons in the d orbitals, जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, up to 3 electrons, like सबसे पहले टाइटेनियम +3 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में लिखता हूं अभी, V+3, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, वेनेडियम एंड क्रोमियम +3. ठीक हो गया. 22 नंबर पे, 23 पे, 24 पे 3D 4s2 हो गया, या 2 था ये 1 रह गया. ये 3D2 4s0 हो गया, ये 3D3 हो गया. तो लाइन क्या थी? अप टू 3 इलेक्ट्रॉन्स. तो 1 2 3 3 इलेक्ट्रॉन है, तीनों अनपेयर्ड होंगे, इस बारे में समझ है हमें. 2 वैकेंट डी ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल फॉर ऑक्टाहेड्रल हाइब्रिडेशन. बात भी ठीक है बिल्कुल. मेरे पास अगर एक है, यहां देखो हाइब्रिड स्टेट, अगर आपके पास D2sp3 है, आपके पास 4 भी अगर खाली पड़े होंगे तो भी आप यूज तो 2 ही करेंगे. तो लाइनें क्या मिली हमें? 2 वैकेंट डी ऑर्बिटल्स
आर अवेलेबल फॉर द ऑक्टाहेड्रल हाइब्रिडेशन, तो इनके अंदर हाइब्रिडेशन हमेशा D2sp3 टाइप का ही होएगा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो विद 4s, ये 4s यूज कर लेना और 4p यूज कर लेना, और हाइब्रिडेशन आपके पास D2sp3 ऑलवेज के लिए रहा। चलिए, द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ दीज फ्री आयंस, मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ दीज फ्री आयंस एंड देयर कोऑर्डिनेशन एंटिटी सिमिलर, बात बिल्कुल ठीक है। अगर मैं इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना दूं, चाहे मैं साइनाइड लगा दूं, चाहे मैं क्लोराइड लगा दूं, चाहे मैं वाटर लगा दूं, कुल मिलाकर मेरे पास जो बात समझ में आती है, D1 D2 D3 कॉन्फ़िगरेशन हो, लीगेंड चाहे आपके पास वीक हो, लीगेंड चाहे आपके पास स्ट्रॉन्ग हो, लीगेंड चाहे आपके पास वीक हो, तो फ्री आयन का बिहेवियर और कॉम्प्लेक्स के साथ का बिहेवियर में अनपेड इलेक्ट्रॉन तो 1 2 3 ही रहेंगे, इनमें कोई रिवर्स पेयरिंग एंटी पेयरिंग तो होनी नहीं है, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 ही रहेंगे। द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ दीज फ्री आयंस एंड देयर कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज सिमिलर व्हेन मोर देन 3d ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट, जब हमारे पास 3 से ज्यादा, तो समरी क्या बनी, मैंने आसान किया बात को, D1 D2 D3 चाहे आयन फ्री हो, चाहे वो किसी लीगेंड के साथ हो, तब भी उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 1 2 3 रहने वाले ही हैं, 1 2 3 1 2 3 ही रहने वाले हैं। हाँ, अगर इलेक्ट्रॉन मेरे पास 3d 3 से ऊपर चले जाएं, मोर देन 3, अगर इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास 3 से ऊपर चले जाएं, तो फिर क्या होगा, 4 5 6 7 में क्या होगा, the required pair of 3d orbitals for octahedral hybridization is not directly available as the Fe+3, पता आपको ये 3d5 है। अब मैं आपसे कहूंगा कि यहां मेरे पास जब तक लीगेंड की स्ट्रेंथ पता नहीं चलती है, तब तक मैं ये नहीं बता सकता कि वो D2sp3 होगा या sp3d2 होगा। तो जैसा कि मैं आपको बताऊं, जैसे FeCN होल 6 -3 है, गारंटीड यहां रिवर्स पेयरिंग होने की वजह से, एंटी पेयरिंग होने की वजह से ये D2sp3 हुआ। लेकिन अगर मैं पानी जोड़ दूं, +3 लगा दूं, तो यहां जो इसका हाइब्रिड स्टेट हुआ sp3d2 हुआ। क्यों? क्योंकि वीक लिगेंड ने, पानी एक वीक लिगेंड है, रिवर्स पेयरिंग नहीं करवाई। तो लाइनें पढ़ लें एक बार, द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ दीज फ्री आयंस एंड देयर कोऑर्डिनेशन एंटिटी सिमिलर, पुरानी वाली बात हो गई, व्हेन मोर देन 3d इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, 3d में 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, द रिक्वायर्ड पेयर ऑफ 3d ऑर्बिटल्स, जो हमें रिक्वायर्ड पेयरिंग चाहिए फॉर ऑक्टाहेड्रल हाइब्रिडेशन इज नॉट डायरेक्टली अवेलेबल एज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ हंट्स रूल। फॉर एग्जाम्पल, उसने कहा आपके पास D4 है, आपके पास क्रोमियम +2 के अंदर D4 है, आपके अंदर मैग्नीज +3 में D4 है, आपके पास मैग्नीज Mn+2 में D5 है, आपके पास Fe +3 में D5 है, आपके पास Fe+2 यहां D5 हो गया, आपके पास D6 है जो कि Fe+2 में, और इसके अलावा कोबाल्ट +3 में है। A vacant pair of d orbital results only by the pairing of, तो पेयरिंग का पॉसिबल है, कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना बात को, 1 2 3 हो, तो फ्री का नेचर और लीगेंड के साथ वीक स्ट्रॉन्ग कोई होगा, नेचर सेम होगा। 4 5 6 हो, स्ट्रॉन्ग लीगेंड आ जाए, रिवर्स पेयरिंग करवानी है, वीक लीगेंड आ जाए, रिवर्स पेयरिंग नहीं करवानी है, वहीं से D2sp3 और sp3d2 डिसाइड हो जाएगा। ठीक है जी। Magnetic data agree with maximum spin pairing in many cases, especially with the coordination compound containing D6 configuration। ये मैंने एग्जांपल D6 का लिख देना अगर, तो यहां मेरे पास अगर मैं इसको +2 कर दूं, ये 3d6 हो जाएगा, यहां Fe+3 हो गया, ये Fe+3 हो गया, ठीक है ना, और यहां हमारे पास इसको +2 करना पड़ेगा,
तो ये 6 के 6 जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है उसकी प्रेजेंस में इस हालत में होंगे और वीक लिगेंड की प्रेजेंस में इस हालत में होने वाले हैं। नाउ however with species containing D4 and D5 ions there are complications। एक एग्जांपल और दे रहा है वो, तो आप समझे कि आप इसको याद ना करें, आप इसको CFT का हल्का सा पुट डालकर समझ लें। CFT का हल्का सा पुट डाल के आप इसको समझ लें। जैसे कि उसने मेरे को MnCN6-3 दिया है, तो यहां Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +3 हो जाएगा। +3 होने का मतलब है ये गायब करना और इसको 4 बना लेना, वैसे 3d5 4 होता है। तो हैज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो चेक करें मैग्नेटिक मोमेंट 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का कैसे आया। लो जी, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अब रिवर्स पेयरिंग हुई, जैसी रिवर्स पेयरिंग हुई दो मेरे पास एम्प्टी ऑर्बिटल अवेलेबल हो गए। हैज अ पैरामैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन FeCN6-3 हैज। वापस सुने, मेरे पास अगर MnCN6-3 है, हैज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसमें मुझे रिवर्स पेयरिंग दिखेगी। ये मुझे D2sp3 हाइब्रिड स्टेट आ जाएगी। अगर नेक्स्ट लाइन जो मैं एनसीईआरटी उठाता हूं, हैज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाइल MnCl6-3, तो भाई साहब ये तो वीक लिगेंड है ही नहीं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो इसके यूपी 4 के 4 मेंटेन रहेंगे। ये लिखा उसने, हैज अ पैरामैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन दिस केस। और जैसे मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा, Fe कि मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, FeCN6-3 हैज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि यहां मेरे पास Fe+3 है, ये 3d5 है, 4s 0 है, 4p 0 है, लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, रिवर्स पेयरिंग हो जाएगी। ये ओरिजिनली ऐसे था, रिवर्स पेयरिंग होएगी तो कुछ ऐसे हालत में आएगा, एक अनपेयर्ड की वजह से इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा। अगर Fe के साथ F6-3 होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की जगह वीक लिगेंड आ गया, तो इसका बिहेवियर मेरे पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से आएगा, जैसा कि एनसीईआरटी लिखती है। तो मोटी मोटी बात आपके दिमाग में हो सकता है समझ में आ गई हो कि जब कभी भी मेरे पास D2, D1, D2, D3 होगा फ्री आयन का और कॉम्प्लेक्स का, एक्सेप्ट द स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। स्ट्रेंथ मुझे नहीं देखनी है, छोड़ दो, देखना ही नहीं है, कोई भी हो क्या फर्क पड़ता है। तो वहां जो बिहेवियर होगा वो हमेशा D2sp3 उठेगा। फिर हमारे पास अगर 4, 5, 6 हो, फिर हमें स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड पे काम करना पड़ेगा, देन उसके अकॉर्डेंस में बिहेवियर आएगा। COF6-3 पैरामैग्नेटिक है विद 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कोबाल्ट, ये तेरे अच्छे एग्जांपल है, ये जो मैं लिखने जा रहा हूं ये अच्छे एग्जांपल है। देखो इसको समझ में कैसे लिया जा सकता है कि जैसे वीक लिगेंड है और कोबाल्ट, आयरन कोबाल्ट 27, मैंने +3 बनाना है, तो ये भाई साहब 6 और 0 हो गए, तो वीक लिगेंड था 1, 2, 3, 4, 5, 6 वैसे वैसे मेंटेन्ड है। ये एक कीलेशन वाला लिगेंड है, ठीक है जी। तो इसके जो 6 इलेक्ट्रॉन हैं वो रिवर्स पेयरिंग कर गए, तो इन भाई साहब का नेचर तो पैरामैग्नेटिक आ गया, जो कि बाद वाले का नेचर डायमैग्नेटिक आ गया। तो दिस अपरेंट एनोमली is explained by valence bond theory in terms of the formation of inner orbital, outer orbital, inner orbital, outer orbital entities। पीछे MnCN6-3 देखा, Fe cyanide 6-3 देखा, ये पीछे जो छपा हुआ है हीरो CO oxalate thrice-3 देखा, और inner orbital D2sp3 है, involving D2sp3 hybridization। The former two complexes are PM and later जो बाद में बच गया डायमैग्नेटिक। On the other hand, जो क्लोराइड लगा, फ्लोराइड लगा, फिर फ्लोराइड लगा, Mn के साथ, Fe के साथ, CO के साथ, और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्विंग sp3d2 hybrid state and are PM in nature due to 4, 5 and 4 unpaired electrons। तो ये सब क्या हो रहा है, तो इसके बारे में VBT के पास कोई भी एग्जैक्ट सॉलिड बेस नहीं है। वो सिर्फ इतनी बात करते हैं, वो सिर्फ इतनी बात करते हैं, वो सिर्फ इतनी बात करते हैं कि कहीं ना कहीं बस यूपी देखते चले जाओ, या यूपी कैसे पता चलेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट देखते चले जाओ।
तो लिमिटेशन में जो बातें लिखी हैं वीबीटी में वो यही है। While the VBT to a larger extent explains the formation of structure and magnetic behavior of coordination compounds, it suffers from the following shortcomings। छोटे छोटे इसके दोष हैं, उस पढ़ लेते हैं। देखो इन्होंने ना स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश तो की, लेकिन फिर भी कुछ दिक्कतें तो आ ही गई। जैसे कि नंबर 1, इट इन्वॉल्व्स नंबर ऑफ अजम्पशन। वैसे मुझे तो बकवास ही लगता है कि एक किसी थ्योरी में ढेरों अजम्पशंस हो तो प्रॉब्लम क्या, बस वही होगा कि आपको याद ज्यादा करने पड़ेंगे, लेकिन इसमें इतने लार्ज अजम्पशन फिर भी नहीं है। हाँ, एक दिक्कत तो है कि स्ट्रेंथ नहीं बता रहा, तो इसलिए अजम्पशंस में हर मॉलिक्यूल अपने आप में एक एग्जाम्पल हो गया, अजम्पशन हो गया। डजंट गिव क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ मैग्नेटिक डेटा। मैं तो बार बार लिख रहा था म्यू इज इक्वल्स टू रूट एन एन प्लस 2, तो वहां से कंफ्यूज मत होइएगा, इस थ्योरी का प्रोडक्ट नहीं है। इट डजंट एक्सप्लेन द कलर। भाई साहब बताया क्या फिर आपने? इसमें मुझे जो म्यू निकालना है उसका फॉर्मूला भी नहीं दे रखा, मुझे कलर वलर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, ठीक है ना। नाउ इट डजंट गिव अ क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ना थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ना काइनेटिकली कोई स्टेबल है या नहीं, इस पे कोई आइडिया नहीं दे रखा। क्लियर ना, नो इंफॉर्मेशन। इट डजंट मेक एग्जैक्ट प्रिडिक्शन रिगार्डिंग द टेट्राहेड्रल। ना तो इसने DsP2 पे कोई एग्जैक्ट प्रिडिक्शन दी है, ना sp3 पे कोई एग्जैक्ट बातें नहीं लिख पाया। नेक्स्ट, इट डजंट मेक एग्जैक्ट प्रिडिक्शन अबाउट द टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर। इट डजंट डिस्टिंग्विश वीक एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड, जिसके बारे में हमारी थ्योरी, मैं फिर कह रहा था, पढ़ोगे वीबीटी लेकिन हल्का हल्का तड़का मारोगे CFT का, तब बातों को आप एग्जैक्टली अपने दिमाग में डाल पाओगे। तो फिर हमारी जो थ्योरी अगली है वो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो एक बार मैं क्या करता हूं, जो वीबीटी में हमारे मॉलिक्यूल्स आए, वैसे आपको इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि वीबीटी ना पढ़ें तो भी काम चल सकता है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स उसने मुझे दिखाए हैं, उन मॉलिक्यूल्स को आप भी अपनी कॉपी में बटोर लो। वैसे मेरा मानना यह है कि बजाय हम 10 मॉलिक्यूल्स को लिखें, इससे अच्छा 10 मॉलिक्यूल को समझें। जैसे CO अमोनिया होल 6 वो बता रहा था, तो अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव किया, ये पहला मॉलिक्यूल हुआ। अगला मॉलिक्यूल मेरे पास इस पूरे डिस्कशन में है, कौन हुआ जी? नेक्स्ट 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 हमारे पास आ गया निकल के साथ Cl। फिर हमारे अनमोल रतन आए, ठीक है जी, ठीक है जी, लो जी, ये हर एग्जाम के अनमोल रतन आज भी हैं, आज भी हैं। लो जी, इसी के बारे में एक्सप्लेन करते करते आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए। तो फिर आपको वो डिस्कशन में लेकर चलता है Mn, Cl6-3 छठे नंबर पे है, वो आपको देता है Mn, Cl6-3। सातवें नंबर पे वो आपको समझा रहा होता है Fe, Cn होल 6-3। एंड देन आठवें नंबर पे है Fe F6-3। फिर CO F6-3, CO F6-3, CO ऑक्सलेट थ्राइस -3। ठीक है जी, ठीक है। बस इसके बाद फिर से क्वेश्चन दे दिया है कि आप Mn Br होल 4 -2 का मैग्नेटिक मोमेंट 5.9 BM है। वैसे मैंने एक ट्रिक शायद आपको बता रखी है कि किसी भी मैग्नेटिक मोमेंट का पहला लेटर उठा लिया करो, किसी भी मैग्नेटिक मोमेंट का पहला लेटर उठा लिया करो, किसी भी मैग्नेटिक मोमेंट का पहला लेटर, वो उसके अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो पक्का मैंगनीज के पास 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो भाई साहब ये 3d5 है। लिगेंड आपके पास वीक है, ऑल द हैलाइड्स आर वीक लिगेंड्स, तो सीधी सी बात है 4 है, तो इसका हाइब्रिड स्टेट आप sp3 लिखकर आओगे। तो आप भी दिमाग लगाना अपनी तरफ से।
यहां से लिमिटेशन आई। लिमिटेशन ना तो आइडिया दे रही, एक तो लार्ज नंबर ऑफ एजम्पशंस है, क्वांटिटेटिव आइडिया ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट नहीं दे रही, कलर नहीं बता रही, थर्मोडायनेमिक काइनेटिक स्टेबिलिटी नहीं बता रही। ठीक हो गया। इसके अलावा टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर के बारे में कोई एग्जैक्ट प्रिडिक्शन नहीं दे रही, और ना ही स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड के बारे में कोई ढंग से बात कर पा रही है। ये वीबीटी के ड्रॉबैक के साथ पूरा डिस्कशन है। तो इसके बाद हमारी सीएफटी शुरू हो जाएगी और उसी में हम कवर कर देंगे आपके प्रॉपर्टीज। तो हमारा चैप्टर एग्जैक्टली एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन कवर हो जाएगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ये आपकी ड्यूटी है अगर आप ढंग से पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो केमिस्ट्री वाले सर आपके साथ हैं। क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस भी शुरू करेंगे बहुत जल्दी। तो आपके पास अभी मार्च के 19 मार्च को ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, फिर हम मूव करेंगे, अप्रैल भी पूरा हमारे पास है। तब तक आप पढ़ते रहें, क्वेश्चन इसी में से निकल कर आएंगे।